हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। एक मौका ले रहा था, कम से कम वे एक पोर्टल खोल रहे थे। अच्छा, जहां हो वहीं रहो। मैं महामहिम से सलाह लूंगा। उनकी अनुमति मिलने के बाद मैं तुम्हें देव पशु लोक में भेज दूंगा। आवाज गायब हो गई और साथ ही भयावह आभा भी गायब हो गई। दक्ष ने राहत की सांस ली। सौभाग्य से सब कुछ योजना के अनुसार हुआ था और इन लोगों को उस पर ज्यादा संदेह नहीं था। वो अपनी योजना को शुरू करने के करीब था। अच्छा काम है, अमर रानी ने दक्ष की ओर देखते हुए मुस्कुराए। तुमने और क्या उम्मीद की थी? दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। अब हम जल्द ही उसे रोकने के लिए वहां पहुंच जाएंगे। उसके दिन अब गिने चुने रह गए हैं। व्हाइट टाइगर क्षेत्र में कब्र पर वापस आकर दक्ष को अभी भी पता नहीं था कि उसके पीछे क्या हो रहा था। वो अभी भी कब्र की गहराई तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। वो घंटों से चल रहा था, फिर भी उसे गलियारे का अंत नहीं दिखा। अब तक उसे कोई जाल भी नहीं दिखा था। कभी कभी तो उसे ये भी लगता था कि क्या वो चक्कर लगा रहा था, हालांकि वह इस धारणा को साबित नहीं कर सकता था। आखिरकार उसने पहली बार के बाद कविता नहीं देखी थी। निकास कहाँ है? ये जगह कितनी लंबी है? दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। मुझे कुछ पता नहीं है। मुझे लगता है कि हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। वो छोर नजर नहीं आता। शायद हम वाकई गलत दिशा में जा रहे हैं। शायद हमें बाईं ओर जाना चाहिए था। झुन ने भौहें सिकोड़ते हुए जवाब दिया। दुर्भाग्य से वह भी गलत थी। व्हाइट टाइगर किंग, जिसने बाईं ओर का रास्ता चुना था, उसी घटना से गुजरा। वो शुरू से ही चल रहा था और अब भी वो अभी भी दालान में था। वो उसके अंत तक नहीं पहुंचा था। वही बातचीत यहाँ भी हो रही थी, जहाँ लोग पूछ रहे थे कि क्या उन्हें दाईं ओर जाना चाहिए था। काफी देर बाद दक्ष रुका। वो बैठ गया और आह भरकर बोला, मुझे संदेह है कि हम इस तरह अंत तक पहुंच पाएंगे। हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। हम और क्या कर सकते हैं? हम केवल चलते रह सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि कोई रास्ता मिल जाएगा, जुन ने जवाब दिया। या फिर हम कुछ कठोर कदम उठा सकते हैं, दक्ष ने अपने सिर के ऊपर स्पिरिट लाइंस को देखते हुए जवाब दिया। ये स्पिरिट लाइंस डनगॉन के हर हिस्से में शक्ति पहुंचाती है ना? हाँ, इस बारे में क्या? जुन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। वह क्या कहना चाह रहा था? यदि यह गलियारा वास्तव में एक जाल है, तो ये जाल निश्चित रूप से इन आत्मा रेखाओं द्वारा संचालित हो रहा है। दक्ष ने अपनी राजा की तलवार निकाली। रुको, क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम आत्मा रेखाओं को नष्ट कर दोगे? जुन ने चौंकते हुए पूछा। ये आत्मा रेखाएं भी हो सकती हैं जो तियान शेन को सोए रखती हैं। तुम्हें उन्हें नष्ट नहीं करना चाहिए। पूरी तरह से नहीं, दक्ष ने जवाब दिया। मैं बस इसका कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त कर दूंगा ताकि यह कमजोर हो जाए। मुझे यकीन है कि जब स्पिरिट लाइंस कमजोर हो जाती है, तो वे इस समय के इस हिस्से में ऊर्जा नहीं ला सकती है। जहां तक तियान शेन की बात है, तो वह संभवतः मकबरे के केंद्र में है। अगर यहाँ की स्पिरिट लाइंस क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो उस पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो वह संभवतः पावर सोर्स से ऊपर होगा। ये बात तो समझ में आती है। लॉन्ग तियान दक्ष के आकलन से सहमत था। अगर यह हमें इस जगह से बाहर निकलने में मदद कर सकता है, तो ये कोशिश करने लायक है। नोव एल बी जे एन एन। बिल्कुल सही। दक्ष ने पहले ही तय कर लिया था कि उसे क्या करना है। उसने राजा की तलवार को स्पिरिट लाइंस की ओर घुमाया। टकराना। तलवार से स्पिरिट लाइंस पर चोट लगी। हालांकि स्पिरिट लाइंस को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके बजाय ऊर्जा विस्फोट ने दक्ष को पीछे की ओर उड़ा दिया, जो दूसरी तरफ की दीवार से टकरा गया। उसी समय दूसरी जगह व्हाइट टाइगर प्रिंसेस ने देखा कि स्पिरिट लाइंस कुछ पल के लिए टिमटिमा रही थी। वो खुद को रोक नहीं पाई और वही सोचने लगी जो दक्ष ने सोचा था। कोई भी इस लंबे हॉलवे को नहीं बना सकता था। यह शायद एक जाल था। उसने अपने पिता की ओर देखा। पिताजी, क्या आप इन आत्मा रेखाओं पर हमला कर सकते हैं? मैं कुछ परीक्षण करना चाहती हूँ। दक्ष के विपरीत व्हाइट टाइगर किंग ताकत का प्रतीक था। उसका दाहिना हाथ पंजे में बदल गया, जिसे उसने स्पिरिट लाइंस पर घुमाया। उसने अपनी बेटी से एक बार भी सवाल नहीं किया।
उसे यकीन था कि अगर वह उसे ऐसा करने के लिए कह रही है तो उसके पीछे कोई कारण होगा। उसके पंजे स्पिरिट लाइंस पर लगे। एक और विस्फोट हुआ, लेकिन इसका नतीजा दक्ष के साथ हुए विस्फोट से अलग था। व्हाइट टाइगर किंग को पीछे नहीं फेंका गया, इसके बजाय स्पिरिट लाइंस को चोट लगी। जुन दक्ष के पास दौड़ी और उसे उठाने में मदद की। क्या तुम ठीक हो? आत्मा रेखाएं बहुत मजबूत है। मुझे नहीं लगता कि तुम समय की तलवार के बिना इसे तोड़ सकते हो, लेकिन यह उसका उपयोग नहीं कर सकता, इसलिए यह असंभव है। दक्ष ने चमकीली आत्मा रेखाओं को देखा, भौहें सिकोड़ी। ये वाकई बहुत शक्तिशाली थी। क्या इन्हें नष्ट करने का कोई तरीका नहीं था? जैसे ही वो सोच रहा था, कुछ आत्मा रेखाएं अचानक गायब हो गई। अभी क्या हुआ? क्या मेरा हमला आखिरकार कामयाब हुआ? दक्ष ने उलझन में पूछा। मुझे ऐसा नहीं लगता। हमला इतनी देर से नहीं होना चाहिए था। अगर यह स्पिरिट लाइंस को नष्ट करने वाला होता तो ये तुरंत हो जाता, जुन ने समझाया। फिर ये कैसे हुआ? किसी ने ऐसा किया है, कोई और जो हम नहीं है, जुन ने गंभीरता से कहा। वे भी कब्र के अंदर ही होंगे। इसका मतलब है कि वे पहले से ही यहाँ है। दक्ष ने अपने शरीर को ऊपर उठाते हुए कहा। व्हाइट टाइगर कबीला हमारे ठीक पीछे हो सकता है, हमें आगे बढ़ते रहना होगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए आगे कहा, वे शायद उसी भूलभुलैया में फंसे हुए हैं। यह आश्चर्यजनक है कि उन्होंने वही विचार सोचा जो मैंने सोचा था। इसका मतलब है कि मैं वास्तव में इस बारे में सही था। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? अगर तुम्हें तसल्ली चाहिए तो हाँ, ऐसा लगता है कि तुम इस बारे में सही थे। मैं इस जगह के माहौल में कुछ बदलाव महसूस कर सकता हूँ। शायद तुम सच में सही थे, लेकिन अभी फैसला करना जल्दबाजी होगी। अभी तो आगे बढ़ते रहो। मुझे पता है, मैं तो बस यही कह रहा था। दक्ष ने अपने गंदे कपड़ों को थपथपाया और राजा की तलवार को वापस अपने स्टोरेज रिंग में भेज दिया। अब जबकि स्पिरिट लाइन टूट चुकी थी, उसे इसकी जरूरत नहीं थी। दक्ष खड़ा हुआ और कब्र में अंदर की ओर चलने लगा, इस उम्मीद में कि आखिरकार वह इस गलियारे से बाहर निकल सकेगा। जबकि ये दक्ष इस गलियारे से बाहर निकलने की उम्मीद कर रहा था, वहीं एक और व्यक्ति था जो किसी दूसरी जगह से बाहर निकलने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन वो व्यक्ति एक पूरी दुनिया से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। दूसरा दक्ष अभी भी अमर दुनिया के कक्ष में इंतजार कर रहा था। 1 घंटा पहले ही बीत चुका था और दानव जनरल का कोई संकेत नहीं था। ये स्पष्ट नहीं था कि वह आने वाला भी था या नहीं। उसे बहुत पहले आ जाना चाहिए था। इतना समय क्यों लग रहा है? क्या उसने अपना मन बदल लिया है? दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। बस रुको, मुझे यकीन है कि वह दानव सम्राट के साथ इस पर चर्चा कर रहा है। उनके लिए भी भगवान जानवर के दायरे में प्रवेश द्वार खोलना आसान नहीं है, खासकर बिना पकड़े जाने के। तैयारी में भी समय लगता होगा। अमर रानी ने दक्ष के कंधों को थपथपाया। अभी के लिए शांत हो जाओ। जिस तरह से उसने बात की, मुझे यकीन है कि वह द्वार खोल देगा। अब उनके पास मना करने का कोई कारण नहीं है। वो दीवार के सहारे जमीन पर बैठी थी। ऐसा लग रहा था कि उसे कोई जल्दी नहीं है। वह हजारों सालों से जी रही थी और उसे धैर्य का महत्व पता था। वे दानव सम्राट को जल्दी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते थे। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, दानव सेनापति वर्तमान में दानव सम्राट के दरबार में उपस्थित था। शाही दरबार में दानव क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली दानव भी मामले को सुनने के लिए मौजूद थे। सिर्फ वे ही नहीं, बल्कि पीछे एक लड़की भी थी जिसकी त्वचा रेशम की तरह चिकनी थी। लड़की के कुछ लक्षण दानव सम्राट जैसे थे, जैसे उसकी खूबसूरत आंखें और उसके लंबे बाल। वो दानव सम्राट के सिंहासन के पीछे खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह 20 की उम्र के आसपास की हो। तो स्वर्गीय सम्राट हमारे खिलाफ साजिश रच रहा है। दानव सम्राट मुस्कुराया। ये बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं है, लेकिन हमें मिटाने के लिए देव जानवरों की मदद लेने की योजना बना रहा है। क्या उसे वाकई लगा कि यह एक अच्छा विचार था? देवी जानवर इस क्षेत्र पर हमला नहीं करते हैं। इसका एकमात्र कारण ये है कि हम यहाँ हैं। वे मेरा और स्वर्गीय सम्राट का सामना नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हम कितना नुकसान कर सकते हैं। अन्यथा वे हमें नष्ट करने के लिए उस पर और मुझ पर बहुत पहले ही हमला कर चुके होते, ताकि उन्हें कोई संभावित खतरा न हो।
लेकिन अब वो हमसे लड़ने के लिए उनके साथ जाना चाहता है। क्या उसे यह एहसास नहीं था कि भले ही वह दानव क्षेत्र को नष्ट करने में सफल हो जाए, जो कि असंभव है, वह अकेला रह जाएगा। हमारे चले जाने के बाद देव जानवर उसे और स्वर्ग को निशाना बनाएंगे। वह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। दानव सम्राट ने घोषणा की, हम उससे बात करने जाएंगे। पिताजी रुकिए, पीछे बैठी महिला ने कहा। क्या? दानव सम्राट ने उत्सुकता से पीछे देखा। मुझे लगता है कि स्वर्गीय सम्राट ने पहले ही सोच लिया था कि तुम क्या कह रही हो। क्या यही कारण नहीं है कि उसने सीधे तौर पर उनकी मदद नहीं मांगी? इसके बजाय उसने उस आदमी से भविष्य के भगवान जानवर राजाओं से दोस्ती करने के लिए कहा। जब अगले भगवान जानवर राजा सत्ता में आएंगे, अगर वे उस आदमी के साथ दोस्त हैं जो स्वर्गीय सम्राट के साथ मिलीभगत रखता है, तो वे स्वर्ग पर हमला नहीं करेंगे, लड़की ने समझाया। मुझे लगता है कि यही उसकी योजना है और यही वो प्रयास कर रहा है। इसलिए यदि आप उससे जाकर बात करेंगे तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। आखिरकार उसने पहले से ही इस बारे में सोचा हुआ है। यदि हम इस बारे में सोच सकते हैं तो जाहिर है वह भी इस बारे में सोच पाएगा। उसने आगे कहा, एक आह भरते हुए, नोव एल बी जे एन एन। दानव सम्राट केवल जवाब में सिर हिला सकता था। ये भी सच है, ये समझ में आता है, इसलिए उससे बात करना बेकार होगा, लेकिन हम उसे सफल भी नहीं होने दे सकते। अगला विकल्प निश्चित रूप से उस आदमी के दूसरे आधे हिस्से को भगवान जानवर क्षेत्र में उसे मारने के लिए भेजना होगा, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जिसे स्वर्गीय सम्राट द्वारा चुना गया हो। हमें संदेह है कि यह आदमी उसे मार सकता है। उसे अपने साथ किसी शक्तिशाली व्यक्ति की आवश्यकता होगी, कोई ऐसा व्यक्ति जो उसकी सभी योजनाओं का मुकाबला कर सके, कोई ऐसा व्यक्ति जो चतुर हो, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास ऐसे खजाने हो जो उस व्यक्ति को स्वर्गीय सम्राट द्वारा दिए जाने वाले किसी भी खजाने का मुकाबला कर सके। लेकिन हमें नहीं लगता कि वह आदमी ही वह है। हम उसे अपने खजाने देकर यह नहीं सोच सकते कि वह उनका इस्तेमाल कर सकेगा। यह एक महत्वपूर्ण मिशन है और अगर वह अकेला गया और असफल हो गया तो हमें तब तक पता भी नहीं चलेगा जब तक बहुत देर न हो जाए। उस आदमी को निश्चित रूप से अकेले नहीं भेजा जा सकता। महाराज, तो क्या हमें उसके साथ एक राक्षस भी भेजना चाहिए? दानव सेनापति ने पूछा। नहीं, वहां एक शक्तिशाली दानव को भेजना बहुत जल्दी बुरा हो सकता है। आखिरकार उन्हें पहचानना आसान है। हमें कोई ऐसा चाहिए जो पकड़ा न जाए, कोई ऐसा जो भेष बदलने में माहिर हो और अपनी आभा को छिपा सके। उसने फिर से अपनी बेटी की ओर देखा। कोई मेरी बेटी की तरह। पिताजी, मुझे आपके लिए यह मिशन पूरा करने में खुशी होगी, वू लिया ने घोषणा की। लेकिन वहां जाना बहुत जोखिम भरा होगा, दानव सम्राट ने बड़बड़ाते हुए कहा। तुम हमारी इकलौती बेटी हो। हम इस बारे में थोड़ा झिझक रहे हैं, खासकर तब जब ड्रैगन राजकुमार तुमसे शादी करना चाहता था। जब से हमने उसे अस्वीकार किया है, वह अभी भी गुस्से में है। अगर वह तुम्हें वहां पा लेता है तो हालात बहुत खराब हो जाएंगे। तब हमारे लिए भी तुम्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। पिताजी, क्या आप कुछ भूल रहे हैं? मैं संकट में फंसी युवती नहीं हूँ। ड्रैगन राजकुमार तो दूर, उसके पिता भी मुझे पहचान नहीं पाएंगे। हम कसम खाते हैं कि हम मिशन को जल्दी से जल्दी पूरा करके सुरक्षित वापस लौटेंगे, वू लिया ने आत्मविश्वास से घोषणा की। उसका आत्मविश्वास देखकर उसके पिता को भी भरोसा हो गया। उन्होंने संतोष में सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हारा फैसला स्वीकार करूंगा। उसने दानव जनरल की ओर देखा। आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। उस आदमी को यहाँ ले आओ। हम उसे भगवान जानवर के दायरे में भेज देंगे। पुष्टि मिलने के बाद एक दानव सेनापति दक्ष को यहाँ लाने के लिए शाही दरबार से रवाना हुआ। ये लंबे समय के बाद होने जा रहा था जब किसी व्यक्ति को नश्वर क्षेत्र से यहाँ लाया गया था। वहाँ जीवित रहना आसान नहीं होगा। क्या तुम सच में वहाँ जाना चाहती हो? यह आखिरी बार है जब मैं पूछ रहा हूँ, दानव सम्राट ने अपनी बेटी से एक बार फिर पूछा। दुर्भाग्य से उसकी बेटी ने अब भी मना नहीं किया। वह वास्तव में वहाँ जाने के लिए तैयार थी। अगर एक चीज थी जिसकी उसे कमी नहीं थी तो वह था उसका आत्मविश्वास। उसके लिए ये सिर्फ अपने पिता के सामने अपने हुनर को दिखाने का मिशन नहीं था, जो हमेशा उसे एक बच्ची मानते थे, बल्कि वह अपने घर के लिए धागा भी निकाल सकती थी।
एकमात्र चीज जो उसे हमेशा सबसे ज्यादा चिंतित करती थी वह थी किसी इंसान के साथ काम करना। वह अकेले जाना ज्यादा पसंद करती। दुर्भाग्य से ये संभव नहीं था क्योंकि सिर्फ वह आदमी ही असली इंसान के ठिकाने के बारे में जानता था। ठीक है, इसे रख लो। दानव सम्राट ने हवा से एक छोटा सा टोकन निकाला। उसने वो टोकन अपने पीछे खड़ी लड़की को थमा दिया। अगर तुम कभी मुसीबत में पड़ो तो इसे कुचल देना। हम शायद तुरंत तुम्हारे पास न पहुंच पाए, लेकिन हमें पता चल जाएगा कि तुम मुसीबत में हो। तुम्हारे इसे कुचलने के कुछ ही मिनटों के भीतर हम वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन पिताजी, अगर आप आते हैं तो क्या इसका मतलब युद्ध नहीं होगा? अगर आप उस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो हम युद्ध से बच नहीं पाएंगे। संधि, एक राज्य के नेता को बिना अनुमति के दूसरे राज्य में कदम रखने की अनुमति नहीं है। अगर आप आते हैं तो चीजें, तो क्या तुम्हारा जीवन हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है? तो क्या हुआ अगर हमें तुम्हारी रक्षा के लिए कुछ देव जानवरों को मारना पड़े? वे शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन मुझे अपनी चिंता नहीं है। तुम मेरी जिंदगी हो, तुम्हारी माँ वू शिन द्वारा छोड़ा गया एकमात्र अवशेष। मैं उसकी रक्षा नहीं कर सका, लेकिन मैं असफल नहीं होऊंगा। इसे बनाए रखो, दानव सम्राट ने शांति से कहा। भले ही वू लिया ने टोकन ले लिया था, लेकिन उसे पता था कि इसका इस्तेमाल करने का क्या मतलब है। अगर पूरी तरह से युद्ध हुआ तो उसके पिता की जान भी खतरे में पड़ सकती है। उसने खुद से वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इसका इस्तेमाल कभी नहीं करेगी, भले ही वो पकड़ी गई हो। वो अपने पिता के पतन के बजाय खुद को मार डालना पसंद करेगी। पश्चिमी साम्राज्य मंदिर के बीच में एक द्वार खुल गया। दक्ष और अमर रानी उत्साह में उठ बैठे और उत्साहित होकर आह भरी। लगता है आखिरकार समय आ गया है। दक्ष खड़ा हुआ और अपने नए भाग्य की ओर बढ़ा, असली दक्ष को नष्ट करने के लिए तैयार, ताकि वो अकेला रह जाए। उसने द्वार के अंदर कदम रखा। अमर रानी भी अंदर चली गई। जैसे ही वे दोनों द्वार के दूसरी तरफ बाहर निकले, उन्हें लगा कि एक जबरदस्त आभा उन पर दबाव डाल रही है। आभा इतनी मजबूत थी कि भले ही अमर रानी की मदद से दक्ष मजबूत हो गया था, फिर भी उसे ऐसा लग रहा था कि उसे दबाया जा रहा है। वे दोनों दानव सेनापति की उपस्थिति में थे। दानव सेनापति ने अपनी काली आंखों से दक्ष को देखा, जैसे वह उस युवक को देख रहा हो जो मिशन का मुख्य हिस्सा बनने जा रहा था। तुम निश्चित रूप से इतने खास नहीं लगते। मुझे तुम में ज्यादा ताकत नहीं दिखती। तुम्हारे लिए स्वर्गीय सम्राट द्वारा चुने गए व्यक्ति को मारना कठिन होता। ऐसा लगता है कि महामहिम ने तुम्हारे साथ किसी को चुनकर सही काम किया है। कोई मेरे साथ चलेगा? दक्ष ने पूछा और उसकी आंखें चमक उठी। क्या वह वाकई दूसरे दक्ष को मारने के लिए कुछ राक्षसों को बुला रहा था? हाँ, राजकुमारी खुद तुम्हारे साथ आएगी। बस उसे अपने दूसरे स्वरूप में ले जाओ। यही तुम्हारी एकमात्र जिम्मेदारी है। वह बाकी सब संभाल लेगी। दानव जनरल ने घोषणा की। वह आलस से मुड़ा। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मुख्य द्वार के कक्ष में ले जाऊंगा। मुझे बताओ कि तुम्हें भगवान जानवरों के किस क्षेत्र में जाना है? काले कछुए की भूमि, दक्ष ने अपनी खुशी छिपाने की कोशिश करते हुए कहा। कोई भी साधारण व्यक्ति उसके साथ नहीं जा रहा था। जिस तरह से दानव जनरल ने बात की, उससे ऐसा लग रहा था कि दानव सम्राट की बेटी उसके साथ जा रही है। अमर रानी के असली इरादों को जानने वाले व्यक्ति के लिए वह खुश था कि उसे दानव राजकुमारी मिलने जा रही थी। अगर वह इस यात्रा में उसे प्यार में डाल सकता है तो वह दानव सम्राट का दामाद बनने जा रहा था। तब पूरी दुनिया उसकी होने जा रही थी। उन्होंने पूछा, क्या हम महामहिम से नहीं मिल रहे हैं? तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, बस अपने काम पर ध्यान दो, दानव सेनापति ने जवाब दिया और दोनों नश्वरों को महल के एक हिस्से में ले गया जो बहुत ही सुरक्षित था। दक्ष ने कई राक्षसों को देखा, सभी की आभा भयावह थी। कोई आश्चर्य नहीं कि दानव साम्राज्य इतना शक्तिशाली है। उनके पास रक्षक के रूप में इतने शक्तिशाली लोग हैं। मैं केवल कल्पना ही कर सकता हूँ कि दानव सम्राट कितना शक्तिशाली होगा। मेरे ससुर के रूप में उनके साथ जीवन कितना अच्छा होगा। मुझे जो कुछ भी करना है करने की अनुमति होगी, और यहाँ तक कि स्वर्गीय सम्राट भी मुझ पर हमला करने से पहले 2 बार सोचेंगे। उसने अमर रानी की ओर देखा। तब ये मेरे सामने कुछ नहीं रहेगी, मैं इसे खुलेआम मार डालूंगा।
चूंकि अमर रानी एक भविष्यवाणी के कारण दूसरी दक्ष को मारना चाहती थी, इसलिए वो कभी भी बहुत सावधान नहीं हो सकता था। उसने पहले ही उसे खत्म करने का फैसला कर लिया था। कमरे के अंदर आपको एक पोर्टल मिलेगा जो आपको काले कछुए के दायरे में ले जाएगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ आसान होगा। जब ऐसा होगा तो उस दायरे के रक्षक निश्चित रूप से अपने बचाव में व्यवधान महसूस करेंगे, भले ही उतना नहीं जितना कि मेरे जैसे किसी व्यक्ति के वहां जाने पर उन्हें महसूस होगा। तो आपको वहां पहुंचते ही आगे बढ़ना होगा। उस जगह से निकल जाओ और किसी भी कीमत पर पकड़े मत जाना। यही सब तुम्हें याद रखना है। हालांकि चूंकि राजकुमारी अब तुम्हारे साथ होगी, इसलिए मेरा मानना है कि तुम्हें बच निकलना चाहिए, बस उसे धीमा मत करना। क्या राजकुमारी पहले से ही अंदर है? दक्ष ने पूछा। दरवाजा अभी तक नहीं खुला है, उसके अंदर आने का कोई रास्ता नहीं है। हम उसका इंतजार कर रहे हैं, वो जल्द ही यहाँ आ जाएगी, दानव जनरल ने उत्तर दिया। जैसे ही उसने अपना काम खत्म किया, उसने पीछे से कदमों की आवाज सुनी। वह पलटा और बोला, वह आ रही है। दक्ष और अमर रानी दोनों ने एक साथ पीछे देखा। ये पहली बार था जब उन्होंने दानव साम्राज्य की राजकुमारी को देखा, जो दानव सम्राट की एकमात्र संतान थी। राजकुमारी ने एक गहरे रंग का लबादा पहना हुआ था जो उसके पूरे शरीर को ढक रहा था, यहाँ तक कि उसके हाथ भी छिपे हुए थे। केवल उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थी, जो बिल्कुल काली थी। उसके लंबे बाल कमर तक लहरा रहे थे, जैसे जैसे वह दूसरों के करीब आती जा रही थी। उसे देखते हुए दक्ष थोड़ा हैरान हुआ। यह महिला, जैसे ही उसने उसे देखा, वो क्षण भर के लिए चकित हो गया। उसने अमर रानी सहित कई सुंदरियों को देखा था, उसने उसके साथ सोया भी था, लेकिन राक्षसी राजकुमारी बिल्कुल अलग स्तर पर थी। उसे देखने के बाद वह और भी दृढ़ हो गया था कि वह उसका दिल जीत लेगा। इस तथ्य को तो छोड़ ही दीजिए कि वह अपने पीछे दानव क्षेत्र के इतने प्रभाव और अधिकार के साथ आई थी। भले ही उसके पास इनमें से कुछ भी ना हो, फिर भी वह उसका पीछा करता। ये दोनों ही हैं, दानव राजकुमारी ने अपने सामने खड़े दो लोगों को देखकर पूछा। वे बहुत कमजोर हैं। मुझे बताओ कि ये वे लोग नहीं हैं जिन्हें पिता इतनी महत्वपूर्ण बात के लिए अकेले वहां भेजना चाहते थे। ये वाकई वही है, दानव सेनापति ने मुस्कुराते हुए कहा। इसकी चिंता मत करो, वे तुम्हारे मार्गदर्शक की तरह हैं। उनके पास दूसरे आदमी की यादें हैं। वे उस जगह और उस आदमी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। उनकी मदद से तुम उसे कुछ ही समय में पालोगे, फिर हम तुम्हें वापस ला सकते हैं। हाँ, मैं 1 सप्ताह में ये कार्य पूरा कर लूंगी। महिला ने सिर हिलाया। छोटी लड़की, मुझे लगता है कि तुम्हें इस मिशन को कम नहीं आंकना चाहिए। वह आदमी, वह कमजोर नहीं है। इसके अलावा वह आजादी से नहीं घूम रहा है। मैंने जो सुना है, उसके अनुसार वह काले कछुए कबीले के मालिक के महल के अंदर है। यह इतना आसान नहीं हो सकता। तुम्हें उसे बाहर खींचकर लाना होगा। दानव जनरल ने दानव राजकुमारी के बालों को सहलाते हुए कहा। भले ही वो हर किसी के लिए एक उच्च राजकुमारी थी, लेकिन उसके लिए वो अभी भी एक छोटी बच्ची थी जिसे उसने लड़ना सिखाया था। वो पहले से ही उसके लिए एक छोटी लड़की होने जा रही थी, जिसे उसने एक बेहतरीन युवा योद्धा के रूप में बड़ा होते देखा। अरे, अजनबियों के सामने ऐसा करना बंद करो। मैं बच्ची नहीं हूँ। दानव राजकुमारी ने अपनी आंखें घुमाई। इसके अलावा मुझे परवाह नहीं है कि वह कहाँ छिपा है। मैंने तुमसे कहा था कि 1 सप्ताह है। भले ही वह नरक की गहराई में छिपा हो, मैं उसे ढूंढ कर बाहर निकालूंगी। वह आदमी अब वो 7 दिनों से ज्यादा नहीं जी पाएगा। अगर उन्होंने मुझे जो जानकारी दी है वो सही है, उसने दक्ष की ओर देखते हुए कहा, जो स्थिर खड़ा था। चिंता मत करो राजकुमारी, जानकारी 100% सही है। दक्ष मुस्कुराया। मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तुम्हारा ऐसा न करना ही बेहतर होगा, दानव राजकुमारी ने नाक बांध सिकोड़ते हुए कहा। इस बीच दानव जनरल ने कमरे का दरवाजा खोला। संरचना पर कदम रखो, मैं इसे सक्रिय कर दूंगा। याद रखो, जब तुम वहां हो तो कोई बेवकूफी मत करना। दक्ष, दानव राजकुमारी और अमर रानी ने संरचना के अंदर कदम रखा। एक संरचना? कैसे? ये पहले वहां नहीं था। दक्ष ने जोर से चिल्लाया और उसका चेहरा पीला पड़ गया।
वो स्पिरिट लाइंस के क्षतिग्रस्त होने के बाद दालान में टहल रहा था। उसने सोचा था कि अब भ्रम खत्म हो गया है, लेकिन कुछ मिनट भी नहीं लगे कि कुछ बदल गया। जैसे ही उसे लगा कि मामला शांत हो गया है, हॉलवे के चारों ओर एक विशाल संरचना दिखाई दी। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां ये संरचना मौजूद न हो। वो अकेला भी नहीं था। व्हाइट टाइगर कबीले ने भी इस संरचना को देखा था। छिपी हुई संरचनाएं जो केवल तभी सक्रिय होती हैं जब शर्तें पूरी होती हैं, जुन ने कहा। और शर्त, ऐसा लगता है कि यह स्पिरिट लाइन का विनाश है। स्थानिक गड़बड़ी, यह एक टेलीपोर्टेशन संरचना है, लेकिन ये बहुत अव्यवस्थित है। प्रत्येक स्थान पर एक अलग अंतरिक्ष ऊर्जा है। मुझे लगता है कि आपको जून को अपनी आंतरिक दुनिया में वापस भेज देना चाहिए। जल्दी करो, लॉन तियान चिल्लाया। उसने ब्लडलाइन मंदिर की लाइब्रेरी में इस तरह की संरचनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की थी। उसे ठीक से नहीं पता था कि यह क्या है, लेकिन वह जानता था कि यह क्या कर सकता है। दक्ष के पास किसी भी सुझाव पर संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। वह जानता था कि अगर लॉन तियान ने ऐसा कहा है, तो इसके पीछे कोई कारण जरूर होगा। आसपास की ऊर्जा और भी जटिल होने लगी। दक्ष ने जून को बिना उसकी अनुमति के तुरंत अपनी आंतरिक दुनिया में वापस भेज दिया। सौभाग्य से वो सही समय पर था, क्योंकि ऐसा करने के 1 सेकंड के भीतर ही उसका शरीर गायब हो गया। हॉलवे में खड़े सभी लोग इस संरचना के कारण गायब हो गए। किसी को नहीं पता था कि यह संरचना उन्हें कहां ले जाएगी। ये संभव था कि यह उन्हें सीधे किसी घातक चीज की ओर ले जाने वाला था, लेकिन यह भी संभव था कि यह इस दालान के गुप्त निकास की तरह था जो उन्हें असली कब्र के अंदर ले जाने वाला था। कम से कम यही तो व्हाइट टाइगर राजकुमारी ने सोचा था जब उसने अपने पिता से कहा था कि वे इस संरचना का विरोध या हमला न करें। सब कुछ सफेद हो गया। दक्ष को लगा कि उसके आसपास का माहौल बदल गया है। जैसे ही सब कुछ शांत हुआ, उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसे लगा कि वह ठोस जमीन पर खड़ा है। ये कौन सी जगह है? उसने अपने सामने विशाल दरवाजे की ओर देखते हुए पूछा। लॉन तियान उसके पास उतरा। यह एक भूल भुलैया लगता है। तुम्हें ये कैसे पता? मुझे तो बस एक दरवाजा दिखाई दे रहा है, दक्ष ने जवाब में पूछा। दरवाजे पर लिखे शब्द वे बेतरतीब शब्द नहीं है, वे इस जगह का नाम है, मौत की भूल भुलैया, लॉन तियान ने समझाया। मैंने इस जगह के बारे में तब पढ़ा था जब मैं ब्लडलाइन मंदिर में था। क्या हुआ? क्या आप जानते हैं कि भूल भुलैया को सुरक्षित तरीके से कैसे पार किया जाए? लॉन तियान ने अपना सिर हिलाया। कोई नहीं जानता, क्योंकि भूल भुलैया हर बार बदलती है, इसलिए जो पहले काम करता था वह निश्चित रूप से अब काम नहीं करेगा। मौत की भूल भुलैया भी ब्लडलाइन मंदिर का खजाना था जिसे तियान शेन ने चुरा लिया था। यह एक खजाना था जिसका इस्तेमाल दुश्मन को फंसाने के लिए किया जाता था। मैंने जो पढ़ा है उसके अनुसार एक बार इस भूल भुलैया का इस्तेमाल स्नो फीनिक्स क्वीन पर किया गया था। ईश्वरीय जानवर? दक्ष ने पूछा। हाँ, लेखन के अनुसार वह भी भूल भुलैया को पार करने में सक्षम नहीं थी। 3000 साल तक भूल भुलैया में जीवित रहने के बाद वह आधे रास्ते में ही मर गई। यही कारण है कि आइस फीनिक्स इस खजाने से सबसे अधिक नफरत करते हैं, लॉन तियान ने आगे बताया। यह एक ऐसा खजाना है जो आपकी समय की तलवार से भी अधिक ऊंचा है। तो क्या मैं इसे ले सकता हूँ? दक्ष ने पूछा। यह उपयोगी हो सकता है? हाँ, क्या तुम मजाक कर रहे हो? हमें तो ये भी नहीं पता कि हम इसे साफ कर पाएंगे या नहीं, और तुम इस खजाने को चुराना चाहते हो? ऐसी चीजों के बारे में सोचने से पहले तुम्हें इसे साफ करना होगा। लेकिन इस खजाने की मौजूदगी एक बात की पुष्टि करती है, ये जगह निश्चित रूप से तियान शेन ने बनाई थी। मौत की भूल भुलैया एक कलाकृति जो कुछ श्रेणियों में समय की तलवार से भी अधिक शक्तिशाली थी, दक्ष के सामने रखी गई। उसे बताया गया कि अगर वह आगे बढ़ना चाहता है तो उसे भूल भुलैया से गुजरना होगा। उसे न केवल उस जगह के अंदर जीवित रहना था, बल्कि उसे भूल भुलैया को भी साफ करना था। इसके अलावा इसे साफ करने का कोई शॉर्टकट नहीं था। यहाँ तक कि लॉन्ग तियान को भी कालकोठरी को साफ करने का कोई तरीका नहीं पता था। दक्ष गर्म घास पर खड़ा था। उसके जूते पहले से ही काफी घिस चुके थे, फिर भी उसने उन्हें नहीं बदला था। अस्त व्यस्त जगह में फंसने की वजह से उस पर बहुत दबाव पड़ रहा था। जूते जगह जगह से फटने भी लगे थे।
भूल भुलैया की दीवारें वे किसी भी साधारण दीवार की तरह लग रही थी। फिर भी दक्ष समझ गया कि ये साधारण नहीं थी, यह एक खजाना था, इसलिए दीवारों को कमजोर नहीं बनाया जा सकता था। इसके अलावा दीवारें इतनी ऊंची थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वे आसमान को छू रही हों। दीवार की ऊंचाई की कोई सीमा नहीं थी। किसी के लिए आसमान से दीवार पार करना संभव नहीं था, उन्हें भूल भुलैया से होकर गुजरना पड़ता था। इसके अलावा पीछे भी कुछ नहीं था, जहां से वे आए थे वहां वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। तो हमारे पास इससे गुजरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है ना? दक्ष घास पर बैठ गया। ऐसा लग रहा था कि उसे भूल भुलैया में प्रवेश करने की कोई जल्दी नहीं थी। कोई और विकल्प नहीं दिखता। तुम यहाँ से टेलीपोर्ट नहीं कर सकते, लॉन्ग तियान ने बड़बड़ाते हुए कहा। मुझे पता है, मैं अपने नियमों का उपयोग नहीं कर सकता। आपको मुझे फिर से याद दिलाने की जरूरत नहीं है। क्या कोई और रास्ता नहीं है? मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ तुम ही नहीं हो जो इस जगह से टेलीपोर्ट नहीं कर सकते, बल्कि हर कोई ऐसा है जो इस जगह से टेलीपोर्ट नहीं कर सकता, लॉन्ग तियान ने कहा, जब वो दक्ष के ठीक बगल में बैठा था और आसमान की ओर देख रहा था। क्यों? दक्ष ने उस आदमी की आत्मा को देखा जो उसके साथ था। क्योंकि आप अपने स्थानिक तत्व का सही तरीके से उपयोग नहीं कर सकते, आप इसे महसूस नहीं कर सकते। लेकिन ये पूरी जगह, यह एक स्थानिक जेल है, कोई भी यहाँ से टेलीपोर्ट नहीं कर सकता। शायद भूल भुलैया के दूसरी तरफ कोई रास्ता हो, लेकिन यहाँ नहीं, लॉन्ग तियान ने समझाया। तो या तो मैं मौत के चक्रव्यूह में जाऊं या फिर इस स्थानिक जेल में अपनी पूरी जिंदगी बिताऊं। मेरे पास सिर्फ यही दो विकल्प है, दक्ष ने पूछा और वह जोर से हंस पड़ा। यह कोई बहुत बड़ा विकल्प नहीं लगता, है ना? शायद हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, लॉन्ग तियान ने भूल भुलैया को देखते हुए कहा, क्योंकि एक बार जब हम उस भूल भुलैया में प्रवेश कर जाते हैं तो मैं भी गारंटी नहीं दे सकता कि हम सुरक्षित रूप से वहां से बाहर निकल पाएंगे। तुम समझ रहे हो, है ना? हाँ, मूल रूप से आप जो कह रहे हैं वह ये है कि हम बर्बाद हो चुके हैं, दक्ष ने आह भरते हुए दोहराया। लेकिन ये ठीक है, अगर मौत आनी ही है तो यहाँ से बेहतर जगह और क्या हो सकती है? इसके अलावा अगर मुझे अंदर कुछ हो भी जाए तो भी मेरा परिवार ब्लैक टॉर्टोइस कबीले के दायरे में सुरक्षित रहेगा। जू चांग सप्ताह उनका ख्याल रखना। जहाँ तक जुन की बात है, मुझे लगता है कि वह मेरे आंतरिक क्षेत्र में भी ठीक होगी। अगर मुझे कुछ हो भी गया तो भी वह वहाँ अपना जीवन जी सकती है, सिर्फ तुम ही पीड़ित होगे, दक्ष ने लॉन्ग तियान की ओर देखते हुए कहा। तुम मुझसे जुड़ी हुई हो, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा? मैंने तुम्हारे लिए भी सही शरीर नहीं पाया है, तुम हमेशा के लिए यहीं फंस जाओगी। मैं लंबे समय से ब्लडलाइन मंदिर में फंसा हुआ हूँ, अब मुझे फंसने का डर नहीं है। वह डर बहुत पहले ही खत्म हो चुका है, लॉन्ग तियान मुस्कुराया। मैं तुम्हारे साथ यहीं नष्ट हो जाना पसंद करूंगा और मुझे बुरा नहीं लगेगा। जैसा कि तुमने कहा, परिवार अब सुरक्षित जगह पर है। हाँ, ऐसा लगता है कि हम दोनों ने आने वाली मौत के लिए खुद को तैयार कर लिया है, दक्ष ने हंसते हुए कहा। जब ऐसा ही है तो देर क्यों करें? चलो चलते हैं, चलो अपनी मौत की ओर चलते हैं। उसने अपने शरीर को ऊपर उठाया और अपनी बाहें फैला दी। हालांकि वह कमजोर था, फिर भी वह मौत की भूल भुलैया में जाने वाला था। उसे नहीं पता था कि उसे अंदर किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, और उसने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह जिंदा बाहर निकलेगा। जब दक्ष भूल भुलैया के प्रवेश द्वार पर वस्तुओं की ओर बढ़ा तो उसकी त्वचा पर हल्की हवा का स्पर्श हुआ। उसने अपनी छाती थपथपाई और उसके होठों पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान फैल गई। हमने रास्ते में बहुत सी चुनौतियों का सामना किया है और हम बिना किसी नुकसान के बाहर निकले हैं। कई बार ऐसा हुआ जब हमने मौत का सामना किया और हम बच गए, लेकिन हम अनुभव से आगे भी बढ़े। यह अनुभव भी कुछ ऐसा ही होगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम जिंदा बचकर निकलेंगे। फीनिक्स जिंदा नहीं निकल पाए, लेकिन हम वो नहीं है। हम कोई भगवान नहीं है, हम कोई आम इंसान भी नहीं है, हम उससे कहीं बढ़कर हैं। हमारी यात्रा यहीं नहीं रुकेगी। दक्ष ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मैं बच जाऊंगा और तुम मेरे साथ बचोगी। मैंने तुम्हारे परिवार से वादा किया था कि मैं उन्हें भविष्य में उनके असली बेटे से मिलवाऊंगा,
और मैं उस वादे को पूरा नहीं करना चाहता, इसलिए तैयार रहो। दक्ष ने मौत की भूल-भुलैया में अपना पहला कदम रखा, किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार। जैसे ही विशाल दरवाजा खुला और उसे प्रवेश मिला, दक्ष के अंदर आते ही दरवाजा बंद हो गया। दक्ष ने बंद दरवाजे की तरफ देखा। अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, हम सिर्फ आगे जा सकते हैं। दक्ष अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे यह विकल्प मिला था। इस विशाल भूल-भुलैया में प्रवेश करने के लिए एक से ज्यादा दरवाजे थे। दरअसल प्रवेश करने के लिए सैकड़ों दरवाजे थे, लेकिन बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक दरवाजा था। दक्ष फिर भी भाग्यशाली था, क्योंकि उसे लॉन्ग तियान से जून को वापस उसकी आंतरिक दुनिया में भेजने की सलाह मिल गई थी। लेकिन व्हाइट टाइगर कबीला ऐसा नहीं कर सकता था। व्हाइट टाइगर कबीले के पास आंतरिक दुनिया नहीं थी। वे सभी स्थानिक ऊर्जा में फंस गए और गायब हो गए। इसके अलावा चूंकि प्रत्येक स्थान पर ऊर्जा अलग अलग थी, इसलिए उन सभी को एक अलग स्थान पर भेज दिया गया। कोई भी दो लोग एक ही प्रवेश द्वार पर टेलीपोर्ट नहीं किए गए। चूंकि लॉन्ग तियान ने पहले ही इसे महसूस कर लिया था, इसलिए उसने दक्ष को इस तरह की सलाह दी ताकि वह और जुन अलग ना हो। व्हाइट टाइगर प्रिंसेस भी एक दरवाजे के सामने उतरी। उसने अपने पिता और अपने कबीले के सदस्यों को खोजने की कोशिश में चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। उसने उनके आने का लगभग आधे घंटे तक इंतजार भी किया, फिर उसे यकीन हो गया कि वे नहीं आ रहे हैं। वह उठ खड़ी हुई और अकेले ही यात्रा करने का निर्णय लिया। वह भी मौत की भूल-भुलैया में प्रवेश कर गई। एक ओर सभी लोग व्हाइट टाइगर कबीले से मौत के चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश कर चुके थे, वहीं दूसरी ओर 3 लोगों का एक समूह था जो दुनिया के एक अलग हिस्से में एक पोर्टल से बाहर आया था। दानव राजकुमारी मुख्य शहर से बहुत दूर काले कछुए कबीले की भूमि पर पहुंची। चूंकि मुख्य शहर में ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था थी, इसलिए पकड़े बिना वहां टेलीपोर्ट करना मुश्किल था। दूसरी ओर ये जगह तुलनात्मक रूप से आसान थी, हालांकि इससे गार्ड भी सतर्क हो जाते थे। चलो चले, हमें अभी इस जगह से जितना हो सके उतना दूर चले जाना चाहिए, इससे पहले कि गार्ड आ जाए, महिला ने हवा में उठते हुए दक्ष को बताया। रुको, दक्ष ने उसे रोकते हुए कहा। महिला रुकी और दक्ष की ओर देखा। क्या तुम यहीं मरना चाहते हो? मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें भागने की जरूरत नहीं है। दक्ष मुस्कुराया। क्यों नहीं? क्या तुम चाहते हो कि हम पकड़े जाएं? या तो तुम मेरे साथ आओ, या मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारी यादें निकाल लूंगा और अकेला चला जाऊंगा। तुम तय करो। ये लड़की, निश्चित रूप से उसका स्वभाव अच्छा है, लेकिन वह नहीं जानती कि असली दक्ष यहाँ नहीं है। अगर उसे मेरे बताने से पहले पता चल गया तो वह मुझे मार डालेगी, लेकिन मैं उसे उसके भ्रम में रहने नहीं दे सकता और अपने मुख्य मिशन में देरी नहीं कर सकता। मुझे इस मामले को सावधानी से निपटाना होगा। नो एल बी जे एन एन। दक्ष ने महिला की ओर देखा। जैसे ही मैंने इस जमीन पर कदम रखा, मुझे यादों का एक नया जत्था मिल गया। दक्ष ने जवाब दिया। उस आदमी की यादें। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें भागने की जरूरत नहीं है। कौन सी यादें? महिला ने भौहें सिकोड़ी। जाहिर है वो यहाँ नहीं है, वो अब व्हाइट टाइगर दायरे में है, दक्ष ने जवाब दिया। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हम यहाँ बिना किसी कारण के आए हैं। हम समय से पहले वापस भी नहीं जा सकते। तुमने मेरा समय बर्बाद किया। महिला इतनी क्रोधित थी कि उसकी आभा दक्ष पर दबाव डाल रही थी। दक्ष ने खड़े रहने के लिए बहुत संघर्ष किया, क्योंकि वह उस महिला के सामने घुटनों के बल नहीं गिरना चाहता था जिसे वो अपने लिए चाहता था। मेरी महिला, यह मेरी गलती नहीं है। चूंकि हम एक ही व्यक्ति नहीं है, इसलिए यादें तुरंत साझा नहीं की जाती है। मैं उसके साथ केवल एक आत्मा का टुकड़ा साझा करता हूँ, इसलिए मुझे उसकी यादें देर से मिलती है। मुझे वे यहाँ आते ही मिल गई। ऐसा नहीं है कि केवल आप ही नहीं जानते थे, बल्कि मैं भी नहीं जानता था। हालांकि आपको किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। शायद ये भी अच्छे के लिए है, दक्ष ने कहा। अच्छे के लिए? तुम्हारा क्या मतलब है? महिला ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। ये कैसे अच्छा है? सचमुच मेरा बहुत सारा समय तुम्हारी वजह से बर्बाद होता है। मेरी महिला, आपको एहसास नहीं है कि यह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है।
अब जबकि असली आदमी यहाँ नहीं है, मैं उसका होने का नाटक कर सकता हूँ। वो काले कछुए कबीले का मेहमान है। अगर मैं उसका होने का नाटक करता हूँ और एक कहानी बनाता हूँ, तो वे हमारे साथ भी मेहमानों की तरह व्यवहार करेंगे। इसके अलावा उस आदमी का परिवार भी वहाँ है। अगर हम उन्हें मना लेते हैं तो हमें उसे पकड़ने में आसानी होगी, उसने आगे कहा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इससे हमें बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो क्या हुआ अगर हम वापस उसी रास्ते से नहीं जा सकते जिस रास्ते से हम यहाँ आए थे? एक बार जब हम काले कछुए कबीले के मेहमान बन जाते हैं, तो हम असली आदमी के पीछे सफेद बाघ के दायरे में जाने के लिए उनके संसाधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके समर्थन से राक्षसों पर भी दोष नहीं आएगा। इसके अलावा इस तरह से हम राक्षसों के उत्तराधिकारी काले कछुए कबीले का समर्थन भी जीत सकते हैं। अगर मैं असली वाले की जगह ले लूं, तो मैं स्वर्गीय सम्राट के खेल को उल्टा कर सकता हूं। असली दक्ष उन्हें स्वर्ग की ओर मोड़ने के बजाय हम उन्हें आपकी दिशा में मोड़ सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, यह एक ऐसा लाभ है जिसे प्राप्त करने के लिए हम वास्तव में भाग्यशाली हैं। दक्ष जितना ज्यादा बोलता गया, उतना ही वो दानव राजकुमारी को समझाने में सफल रहा। योजना निश्चित रूप से बुरी नहीं थी। इससे वास्तव में उनकी मदद हो सकती थी, लेकिन उसे अभी भी कुछ संदेह था। वे तुम्हारी कही हुई बात पर क्यों विश्वास करेंगे? काले कछुए का वारिस इतना मूर्ख नहीं हो सकता कि किसी भी बात पर विश्वास कर ले। क्या उसे पता नहीं होगा कि असली दक्ष कहाँ गया? वो तुम्हें एक पल में पकड़ लेगा। नहीं, असल में वो नहीं जा सकता। दक्ष मुस्कुराया। कोई दुर्घटना हुई है। उसने असली दक्ष को दूसरे लोक में एक प्राचीन मंदिर में खो दिया है और अब वह वहां नहीं जा सकता। यहाँ तक कि वह भी नहीं जानता कि असली दक्ष व्हाइट टाइगर लोक में है, कमजोर हो गया है और वहां फंस गया है। मुझे बस एक कहानी बनानी है कि कैसे मैं उस मंदिर से भाग निकली और उस जगह पहुंची जहां मेरी मुलाकात तुमसे हुई, और तुम एक दयालु महिला हो जिसने मुझे यहाँ वापस आने में मदद की। जू चांद को सपने में भी यह बात पता नहीं चलेगी। दानव राजकुमारी अपने विचारों में खो गई और भौहें सिकोड़ने लगी। आखिरकार उसने योजना के साथ जाने का फैसला किया। भले ही यह जोखिम भरा था, लेकिन सफल होने के फायदे भी बहुत थे। इसके अलावा अब तक उसने यहाँ आकर कोई गलत काम नहीं किया था। अगर वह यहीं खुद को गिरफ्तार होने देती है और कुछ नहीं करती है, तो ब्लैक टॉर्टोइस कबीला उसे दुश्मन नहीं मानेगा। वह बस इतना कह सकती थी कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को लाने के लिए आई है जो दावा करता है कि वह यहीं का है। अगर वो पकड़ी भी जाती तो भी वो जिम्मेदारी से मुक्त थी। वो इसके फायदे देख सकती थी और इसमें उसके लिए कोई खामी नहीं थी। यह निश्चित रूप से एक बुरी योजना नहीं थी। अगर यह योजना काम कर गई तो हम वापस जाते समय तुम्हें भारी इनाम देंगे, उसने शांति से कहा। क्या इनाम? दक्ष ने पूछा। ऐसे पुरस्कार जो तुम्हें बहुत खुश कर देंगे। ऐसे खजाने जो इतने कीमती हैं कि इंसान उनके लिए खुशी खुशी मर जाएगा, महिला ने जवाब दिया। क्या होगा अगर मुझे खजाने नहीं चाहिए? दक्ष ने पूछा। क्या होगा अगर मुझे कुछ और चाहिए? और क्या चाहिए तुम्हें? जब तक हम इसे खरीद सकते हैं, तुम्हें यह मिल जाएगा। और ऐसी बहुत कम चीजें हैं जो हम खरीद नहीं सकते। तुम जो चाहोगी वो तुम्हें मिल जाएगा, राजकुमारी ने वादा किया। मुझे जो चाहिए वो मिलेगा, ये जानकर अच्छा लगा। दक्ष मुस्कुराया। अब तक जो कुछ बचा था वो महिला को और भी अधिक प्रभावित करना और उसका दिल जीतना था। फिर दुनिया उसकी होने वाली थी। जैसा कि दानव राजकुमारी ने उम्मीद की थी, भगवान जानवर कबीले के रक्षकों ने किसी को घुसपैठ करते हुए देखा। बस कुछ ही सेकंड हुए थे और दानव राजकुमारी ने कुछ लोगों को अपनी ओर उड़ते हुए देखा, जिनमें से प्रत्येक के पास एक शक्तिशाली आभा थी। उन्हें आते देख दक्ष ने जल्दी से एक काली गोली निगल ली। दक्ष ने गोली निगल ली और दूसरी तरफ से लोगों को अपनी ओर आते देखा। दानव राजकुमारी को आश्चर्य हुआ कि उसने क्या निगल लिया और क्यों। उसने अपनी नजरें दक्ष पर टिकाए रखी। वो देख सकती थी कि दक्ष दर्द में लग रहा था क्योंकि उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। क्या आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी तकलीफ है। शांत होने के बाद दक्ष ने अपनी आंखें खोली। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसने अपनी काली काली आंखें दिखाई जो किसी राक्षस जैसी थी। उसकी आंखें राजकुमारी और दूसरे राक्षसों जैसी ही लग रही थी।
इसका क्या मतलब है? क्या आप हमारा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं मेरी राजकुमारी, ये सिर्फ मेरा दूसरा रूप है। उसकी भी काली आंखें थी। अगर मैं पकड़ा नहीं जाना चाहता तो मुझे कम से कम उस किरदार के हिसाब से दिखना चाहिए, है ना? दक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा। बस मुझे आगे बढ़कर उनसे बात करने दो। उसकी आंखें हमारी जैसी है। अचानक राजकुमारी को असली दक्ष में ज्यादा दिलचस्पी हो गई। दानव जैसी आंखें होने के बावजूद स्वर्गीय सम्राट द्वारा चुना गया। आखिर यह आदमी कौन था? इसके अलावा उसके क्लोन को दानव क्षेत्र में आने के लिए भी उनकी मदद की जरूरत थी, लेकिन वह आदमी न केवल स्वर्गीय क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम था, बल्कि स्वर्गीय सम्राट का पक्ष जीतने में भी कामयाब रहा। वह निश्चित रूप से किसी भी साधारण व्यक्ति की तरह नहीं लग रहा था। वह वास्तव में उसके बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक थी। 3 काले कछुआ कबीले के रक्षक 3 लोगों के समूह से पहले उतर गए, जबकि अन्य हवा में ही रहे। ये आंखें, क्या तुम राक्षस हो? तुम हमारे राज्य में क्या कर रहे हो? अगर तुम्हारे पास कोई उचित कारण नहीं है, चिंता मत करो, मेरे पास यहाँ आने के सभी कारण हैं। मैं राजकुमार जूचान का मेहमान हूँ। दक्ष ने शांति से उत्तर दिया। मैं पहले भी इस क्षेत्र में आ चुका हूँ। मैं मुख्य कबीले की इमारत में भी गया हूँ। मैं ब्लैक टॉर्टोइस कुलपति से भी मिल चुका हूँ। आप उनसे मेरे बारे में पूछ सकते हैं। मेरा नाम दक्ष है। दक्ष, पहरेदारों ने भौहें सिकोड़ी। उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन वह आदमी इतने आत्मविश्वास से बात कर रहा था। वे यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए कि शायद वह सच कह रहा था। क्या राजकुमार वास्तव में यहाँ एक दानव लाया था? क्या वह वास्तव में एक अतिथि था जिसके बारे में राजा को भी पता था? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सच्चाई क्या थी, सिर्फ जानकारी ही काफी थी। उन्हें इसे गंभीरता से लेना था और इन तीनों को पुष्टि के लिए महल में वापस लाना था। अगर वे सच बोल रहे थे तो ठीक है, लेकिन अगर वे झूठ बोल रहे थे तो उन्हें सजा दी जानी थी। आपको हमारे साथ आना होगा। हम आपकी कही गई बातों की पुष्टि करेंगे, लेकिन अगर यह पता चला कि आप झूठ बोल रहे हैं तो जान लें कि हमारे पास घुसपैठियों के बारे में कुछ सख्त कानून है। गार्ड ने नए लोगों को चेतावनी देते हुए उन तीनों के हाथों को काली रस्सियों से बांध दिया। रस्सी में हाथ लपेटे जाने के बाद दक्ष को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। ये रस्सी कोई साधारण नहीं थी। ये कुछ खास था जिसने उन्हें कमजोर कर दिया था और उन्हें ऐसी कमजोर अवस्था में रखा था कि वे अपनी ज्यादातर क्षमताओं का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। पहरेदारों ने दक्ष, दानव राजकुमारी और अमर रानी को अपने साथ महल में ले गए। इस बीच असली दक्ष अभी भी मौत के चक्रव्यूह में फंसा हुआ था। उसने अभी कुछ कदम ही अंदर बढ़ाए थे और वह पहले से ही एक ऐसी जगह पर था जहां उसके आगे 3 रास्ते थे। एक सीधा जाता था, एक दूसरे की ओर और एक दाईं ओर। चूंकि यह एक भूल भुलैया है, इसलिए मुझे लगता है कि केवल एक ही रास्ता सही है। दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। ऐसे लाखों चौराहे हैं जहां आपको कई रास्ते मिलेंगे। यहाँ आपके पास केवल 3 विकल्प है, लेकिन ऐसे बिंदु भी होंगे जहां आपको 20 में से एक का चयन करना पड़ सकता है। लाखों, तो मुझे लाखों विकल्प चुनने होंगे, और अगर मैं इस जगह से बाहर निकलना चाहता हूं तो सभी सही होने चाहिए। यह आसान लगता है, उसने व्यंग्यात्मक ढंग से उत्तर दिया। लगता है मैं यहाँ बुढ़ापे से मर जाऊंगा। नवंबर LBJNN। वास्तव में नहीं, मैंने कहा कि ऐसे लाखों बिंदु हैं, लेकिन अगर हम भाग्यशाली रहे तो हमें केवल कुछ 100 सही रास्ते चुनने पड़ेंगे। लाखों चौराहे हैं क्योंकि गलत रास्ते भी बाद में विभाजित हो जाते हैं और चुने गए रास्तों में से कोई भी सही नहीं होता। यह आपको गलत रास्ते की भूल भुलैया में और भी गहरे ले जाता है, लॉन्गटियान ने उत्तर दिया। उन्होंने आगे कहा, यदि आप भाग्यशाली हैं तो आपको केवल कुछ 100 सही विकल्प चुनने की आवश्यकता है, लेकिन यदि आप बदकिस्मत हैं तो 1 अरब विकल्प भी आपको बाहर नहीं निकाल पाएंगे। क्या गलत रास्ते भी अलग हो जाते हैं? तो हमें ऐसे रास्ते नहीं मिलेंगे जो हमें बताएं कि हम गलत रास्ते पर हैं? दक्ष ने पूछा। कई ऐसे रास्ते हैं जहां रास्ता बंद हो गया है, लेकिन हमें उम्मीद करनी चाहिए कि हम वहां न पहुंचे। गलत रास्ते पर चलना बेहतर है, जो हमें गलत दिशा में ले जाता है, बजाय इसके कि हम रास्ते बंद हो जाएं। क्यों? क्या इससे कुछ समय की बचत नहीं होगी?
अगर हम किसी गतिरोध पर पहुंच जाते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हमने गलत रास्ता चुना है और हम वापस जा सकते हैं। दक्ष ने पूछा, जब तक कि उन गतिरोधों के बारे में कुछ ऐसा न हो जिसके बारे में तुमने मुझे न बताया हो। कभी कभी ऐसे रास्ते भी होते हैं जहां कोई रास्ता नहीं होता। सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि सभी रास्ते ऐसे होते हैं। तुम्हें पता है कि इस भूल भुलैया को मौत की भूल भुलैया क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए नहीं है कि तुम्हारे पास इतने सारे विकल्प हैं कि तुम बूढ़े होकर मरने से पहले इस जगह से निकल नहीं सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि रास्ते ऐसे हैं। लॉन्ग तियान ने कहा, ये रास्ते एक वास्तविक खतरा है क्योंकि यहीं पर तुम्हें जानलेवा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कौन सी चुनौतियां? दक्ष ने भौहें सिकोड़ी। मुझे पक्का पता नहीं है। मैंने जो पढ़ा उसमें उनके बारे में कुछ नहीं था। उसमें सिर्फ इतना लिखा था कि आइस फीनिक्स दूसरे मृत छोरों पर कुछ नजदीकी मुठभेड़ों से बचने के बाद एक मृत छोर पर मर गया था। उन मृत छोरों पर जो कुछ भी है वो बहुत खतरनाक है। यही कारण है कि इस भूल भुलैया को मौत की भूल भुलैया कहा जाता है। लॉन्ग तियान ने जवाब दिया, अब आप पहले से ही कमजोर हो चुके हैं, लेकिन अगर आप अपनी पूरी क्षमता से काम भी करते तो भी एक गतिरोध से बच पाना मुश्किल होता। इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हम उस गतिरोध को ना देखें। उन्होंने आगे कहा, मैं समझता हूँ, इसलिए हमें किस्मत की बहुत जरूरत है। हमें न केवल सही रास्ते चुनने की जरूरत है, वरना हम सैकड़ों सालों तक गलत रास्ते पर चलते रहेंगे, बल्कि हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि हम किसी मृत अंत पर न पहुंच जाएं। दक्ष ने मुस्कुराते हुए अपने सिर के पीछे खुजलाया। अचानक मेरे पास ये जगह और भी ज्यादा हो गई। तुम्हें पता है, आप अकेले नहीं हैं। अब आपको समझ में आया कि इस भूल भुलैया को समय की तलवार से भी अधिक शक्तिशाली कलाकृति क्यों माना जाता है। ये जगह एक दुस्वप्न है। ये जगह निश्चित रूप से एक बुरे सपने की तरह लगती है जिससे हम जाग नहीं सकते। मैं अभी अभी यहाँ आया हूँ और मैं आने वाले विकल्पों के बारे में पहले से ही चिंतित हूँ। मैं पहले से ही अपनी हताशा की कल्पना कर सकता हूँ जब मैं गलत चीजें कर रहा था और भूल भुलैया में खो गया था। इस भूल भुलैया में प्रत्येक विकल्प मायने रखता है और हम कोई गलती नहीं कर सकते। इसलिए हमें इन तीनों में से सही रास्ता चुनना होगा। हम कोई गलती नहीं कर सकते। दक्ष ने अपनी ठुड्डी को रगड़ते हुए जमीन पर बैठकर चेहरे पर गहरी उदासी ला दी। चुनने और गलत होने से बेहतर है कि हम न चुने। जब वह चुने तो हम बिल्कुल सही होना चाहते थे। तुम सही कह रहे हो, हम यहाँ कोई गलती नहीं कर सकते, लेकिन हम अनुमान लगाने के अलावा और क्या कर सकते हैं? हम नहीं जानते कि कौन सा रास्ता सही है ना? लॉन्ग तियान ने आह भरी। ये सब किस्मत पर आधारित है। अगर हम भाग्यशाली रहे तो हम बाहर निकल जाएंगे, अगर नहीं तो हम अनंत काल तक अंदर ही भटकते रहेंगे। हालांकि यह सच है कि हम नहीं जानते कि कौन सा रास्ता सही है, फिर भी मैं बहुत जल्दबाजी नहीं करना चाहता। मुझे सोचने दो। दक्ष ने अपनी आंखें बंद कर ली और सोचने लगा। उसने अपनी सारी यादें ताज़ा की, अपने जीवन की शुरुआत से लेकर अब तक, ये देखने की कोशिश करते हुए कि क्या ऐसा कुछ है जो वह इस्तेमाल कर सकता है। उसे वह दिन याद आया जब उसने जुन को पाया था और मार्शल आर्ट कौशल सीखा था। उसे ये भी याद आया, एक मिनट रुको, मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ? मेरा पहला ब्लड लाइन ट्रायल, बस यही है, यही जवाब छिपा है। दक्ष अचानक चिल्लाया और वह उत्साह में खड़ा हो गया जैसे कि उसे जवाब मिल गया हो। वह अपने जीवन में कभी इतना खुश और राहत महसूस नहीं कर पाया था जितना कि अब कर रहा था। उसे अपने पूरे जीवन को याद करने की भी जरूरत नहीं थी, बस कुछ महीने ही काफी थे। आपका पहला ब्लड लाइन ट्रायल जिसमें आपने जनजातियों के साथ युद्ध को रोकने के लिए राक्षसों को मार डाला था, उसके बारे में क्या? लॉन्ग तियान ने पूछा। भले ही वो उस समय वहां नहीं था, फिर भी उसने ब्लड लाइन मंदिर के अंदर से सब कुछ देखा। 3 आंखों वाली जनजाति, क्या तुम उनके बारे में भूल गए? उनमें से 2 दुर्घटनावश इस दुनिया में आ गए थे। वे दोनों मेरी आंतरिक दुनिया में हैं और मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मैं उनके गृहलोक तक पहुंचने का रास्ता खोजूं। अब तक मैं उन्हें वापस ले जाने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाया हूं, लेकिन अभी के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मायने रखता है वह है वे, दक्ष ने कहा। उनके बारे में क्या? तुम क्या सोच रहे हो? लॉन्ग तियान ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। वो अभी भी समझ नहीं पाया था कि दक्ष क्या कहना चाह रहा था।
यह एक कम ज्ञात ज्ञान है, लेकिन उनकी तीसरी आंख सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। वे इसका उपयोग आसपास की सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा को देखने के लिए कर सकते हैं। हमारे सामने 3 रास्ते हैं और उनमें से सिर्फ एक ही सही रास्ता है। इसका मतलब है कि अन्य 2 रास्तों में कुछ नकारात्मक आभा होनी चाहिए। जहां तक सही रास्ते की बात है, चूंकि यह बाहर निकलने की ओर जाता है, इसलिए इसमें सकारात्मक आभा होनी चाहिए। इसका उपयोग करके हमें आसानी से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाना चाहिए। बात खत्म करते हुए दक्ष जोर से हंसने लगा। मौत की यह भूल भुलैया उसे इससे बाहर निकलने के लिए एक संदूक मिल गया था। इस समय उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह उन उपन्यासों का मुख्य पात्र हो जिन्हें वह अक्सर पढ़ता था, जिसमें उस आदमी को कोई महाकाव्य संदूक मिलता था जिससे उसे दूसरों के मुकाबले अनुचित लाभ मिलता था। ये काम तो करेगा ही, लेकिन यह विफल भी हो सकता है। ये भूल भुलैया इतनी पेचीदा है कि इसमें आभा पर भरोसा करना मुश्किल है, लॉन तियान ने बड़बड़ाते हुए कहा। लेकिन मेरे पास इससे बेहतर कोई उपाय नहीं है, इसलिए हम केवल तुम्हारा ही उपाय आजमा सकते हैं। दक्ष मुस्कुराया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी चेतना को अपनी आंतरिक दुनिया में भेज दिया। वह देख सकता था कि जुन उसे बाहर लाने के लिए अंदर बुला रही है, लेकिन उसने कुछ पल के लिए उसे अनदेखा कर दिया। ये जगह उसके लिए सुरक्षित नहीं थी और वह उसे इस जगह के बारे में समझाने में समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह केवल अनावश्यक चिंता करने जा रही थी। दक्ष ने एक आदमी को बुलाया जिसके पास 3 आंखें थीं। उसकी केवल 2 आंखें खुली थीं जबकि एक बंद थी। टेरा, आपका पुनः स्वागत है। आखिरकार मैं बाहर आ गया। क्या तुम्हें हमारी दुनिया में वापस जाने का रास्ता मिल गया? ये जगह, यह क्या है? मैं अभी भी तुम्हारा घर नहीं ढूंढ पाया हूँ। मैं अभी भी इस प्रक्रिया में हूँ। जहाँ तक इस जगह की बात है, मैं यहीं फंसा हुआ हूँ। यह एक खतरनाक जाल है जिसे मौत की भूल भुलैया कहा जाता है, और मुझे विश्वास है कि केवल तुम ही हमें इस जगह से सुरक्षित निकलने में मदद कर सकते हो। दक्ष ने अपने दोनों हाथ उस आदमी के कंधे पर रखते हुए कहा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ, तुमने मेरी बहुत मदद की। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। टेरा ने तुरंत सहमति जताई। लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि यह जगह क्या है और मैं कैसे मदद कर सकती हूँ। मैं तो इस जगह को जानती भी नहीं हूँ। केवल आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं। दक्ष ने इस जगह के बारे में बताना शुरू किया और बताया कि कैसे यहाँ 1 अरब से ज्यादा विकल्प हो सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे एक गलत विकल्प उन्हें मौत के दरवाजे तक ले जा सकता है। तो मैं सोच रहा था कि अगर आप सकारात्मक ऊर्जा का रास्ता देख सकते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। अगर हम उन रास्तों पर चलते रहें तो इस बात की अच्छी संभावना है कि हम वहां से जिंदा बच निकलेंगे। इसलिए सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। तो क्या आप करेंगे? मैं नहीं चाहता कि तुम मरो। तुम हमारे रक्षक हो। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। कृपया चिंता मत करो। मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। ये बहुत बढ़िया है। तुम्हारे साथ मौत की यह भूल भुलैया अब उतनी डरावनी नहीं रहेगी। तो तीनों में से कौन सा रास्ता सही है? चलो मेरे सिद्धांत का परीक्षण करते हैं। टेरा ने सिर हिलाया और अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। जैसे ही उसकी दोनों आंखें बंद हुई, उसकी तीसरी आंख धीरे धीरे खुल गई। उसने तीनों रास्तों को ध्यान से देखा और फिर धीरे धीरे अपनी तीसरी आंख बंद कर ली। उसने अपनी सामान्य आंखें खोली। तो किस रास्ते में नकारात्मक ऊर्जा है? दक्ष ने उत्सुकता से पूछा। टेरा ने गहरी सांस ली और आह भरी। दरअसल वे तीनों। क्या? दक्ष ने पूछा। मेरा मतलब था कि तीनों ही रास्तों में नकारात्मक ऊर्जा है। जैसा कि आपने पूछा, ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिसमें नकारात्मक ऊर्जा ना हो, टेरा ने उत्तर दिया। तो हम बाहर नहीं निकल सकते। यह एक व्यर्थ प्रयास था। ये हो चुका है। हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। तुम वापस जा सकते हो। मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। दक्ष ने अपने चेहरे पर एक बहुत ही निराश भाव के साथ आह भरी। उसे वाकई उम्मीद थी कि उसकी योजना काम करेगी, लेकिन यह इतनी बुरी तरह विफल रही कि उसे अभी भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता सोचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह हार मानकर कोई भी बेतरतीब रास्ता नहीं चुन सकता था। रुको, मुझे वापस मत भेजो। मैंने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है।
टेरा ने जवाब दिया, और भी बहुत कुछ है जो तुम्हें जानना चाहिए। मैंने अभी तक खत्म नहीं किया है, टेरा ने कहा। और क्या? टेरा ने बताया, ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिसमें नकारात्मक ऊर्जा ना हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सकारात्मक ऊर्जा वाला कोई रास्ता नहीं है। 2 रास्ते ऐसे हैं जहां मुझे केवल नकारात्मक ऊर्जा ही दिखती है, लेकिन एक रास्ता ऐसा है जहां मुझे थोड़ी मात्रा में सकारात्मकता के साथ साथ बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा भी दिखती है। उन्होंने कहा, आपने मुझे इस स्थान के बारे में जो बताया है, उससे मेरा मानना है कि वह रास्ता सही होना चाहिए। जहां तक उस रास्ते पर नकारात्मक ऊर्जा का सवाल है, तो ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वह आगे गलत रास्तों में भी विभाजित हो जाता है। लेकिन अगर हम केवल सकारात्मक ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम सुरक्षित रूप से बच निकलने के रास्ते पर होंगे। टेरा की बात सुनकर दक्ष ने राहत की सांस ली। वह बिना किसी कारण के चिंतित था। ऐसा लग रहा था कि उसकी योजना अभी पूरी तरह विफल नहीं हुई है। तुम जानते हो, तुमने मुझे एक पल के लिए चिंतित कर दिया था। दक्ष ने अपना माथा रगड़ा। लेकिन यह अच्छा है कि हम सही रास्ता जानते हैं। तो कौन सा रास्ता सही है? रुको, अभी मुझे मत बताओ। टेरा ने अजीब तरह से दक्ष को देखा। अब वो उसे क्यों रोक रहा था? तियान, अगर हमारे पास टेरा नहीं होता तो हमें अनुमान लगाना पड़ता। मैं देखना चाहता हूँ कि हमारा अनुमान कितना सही होता। तो तुम किसे चुनोगे? दक्ष ने पूछा। लोंग तियान खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। पहले दक्ष इस जगह को जल्द से जल्द खाली करना चाहता था और वह चिंतित था, लेकिन अब जब उसके पास टेरा है तो वह शांत हो गया है। वह आराम करने और कुछ समय बिताने भी लगा था। टेरा वास्तव में उत्सुक था कि दक्ष हवा में क्यों बात कर रहा था, लेकिन उसने नहीं पूछा। मैंने बीच वाला चुना होगा, लोंग तियान ने उत्तर दिया। मुझे लगता है कि केंद्र गलत होता। यह एक सामान्य उत्तर होता, या तो वह या पहला। मुझे लगता है कि तीसरा सही होता। दक्ष ने टेरा की ओर देखा। तो कौन सा सही है? बीच वाला। टेरा ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए वह रास्ता चुना जिसे दक्ष ने अभी अभी अस्वीकार किया था। जवाब सुनकर लोंग तियान के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान आ गई। मुझे लगता है कि कभी कभी आम जवाब ही सही जवाब होता है। दक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया। आप एक जीतते हैं। जैसा कि आपने कहा, हजारों विकल्प हैं। देखते हैं कि आखिर में कौन आगे बढ़ता है। बहुत आत्मविश्वास के साथ दक्ष ने 2 अन्य रास्तों को अनदेखा कर दिया और बीच वाले रास्ते को चुना। वो कुछ हद तक खुश था कि वह अब इस भूल भुलैया में था। इससे वह और भी अधिक निश्चिंत हो गया, क्योंकि वह जानता था कि वह इस भूल भुलैया में अकेला नहीं है। उसे यकीन था कि व्हाइट टाइगर कबीला भी इस भूल भुलैया में था, क्योंकि वे एक ही दालान में थे। वह खुश था कि वे लोग यहाँ फंस जाएंगे, जबकि वो इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेगा। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, व्हाइट टाइगर कबीले के सभी सदस्य अलग हो गए थे और वे सभी भूल भुलैया के अंदर थे। सफेद बाघ राजा को छोड़कर ज्यादातर लोग भूल भुलैया को नहीं पहचान पाए। भूल भुलैया पर बने प्रतीकों को देखकर उसे अपने पिता, पिछले राजा से सुनी एक कहानी याद आ गई। उस कहानी में बहुत समय पहले एक शक्तिशाली प्राणी के अस्तित्व के बारे में बताया गया था। उस प्राणी का आइस फीनिक्स क्वीन ने अपमान किया था, जिससे वह व्यक्ति क्रोधित हो गया था। जवाब में उस व्यक्ति ने आइस फीनिक्स क्वीन को भूल भुलैया में फंसा दिया। तब से आइस फीनिक्स क्वीन को फिर कभी नहीं देखा गया। चूंकि वह मर चुकी थी, इसलिए एक अन्य आइस फीनिक्स क्वीन को कबीले का गॉड बीस्ट कोर प्राप्त हुआ। यह एक भूल भुलैया थी जिसने एक देव जानवर रानी को मार डाला था। भले ही आइस फीनिक्स क्वीन उस समय भी व्हाइट टाइगर पैट्रियार्क से कमजोर थी, लेकिन पैट्रियार्क भी कहते थे कि उन्हें यकीन नहीं था कि वह इस जगह से बाहर आ पाएंगे। खुद को इस भूल भुलैया में पाकर सफेद बाघ राजा ने गहरी सांस ली। तो यह वास्तव में उस व्यक्ति का है, इसीलिए इस जगह पर भूल भुलैया है। अगर मेरी बेटी और अन्य लोग इसके अंदर फंस गए तो उन्हें बाहर निकलने में मुश्किल हो सकती है। मुझे उन्हें ढूंढना होगा और उनकी मदद करनी होगी, सफेद बाघ राजा ने घोषणा की। हालांकि उसने इस भूल भुलैया के बारे में कहानियां सुनी थी, लेकिन उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। उसे अपने आत्मा के हथियार की वजह से इस जगह से बाहर निकलने का पूरा भरोसा था, लेकिन उसे अपनी बेटी और कबीले के दूसरे सदस्यों की ज्यादा चिंता थी।
इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, उसे उन्हें ढूंढना था। वो सीधे भूल भुलैया के अंदर चला गया। उसने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया और रास्ता चुनता रहा और आगे बढ़ता रहा। ब्लैक टोटो इस क्षेत्र में वापस दक्ष के क्लोन को महल में लाया गया। महल के गार्ड से दक्ष के एस्कॉर्टिंग गार्ड ने पूछा कि क्या वह पहले भी यहाँ आ चुके हैं। पुष्टि मिलने के बाद एस्कॉर्टिंग गार्ड ने महल के गार्ड के साथ 3 घुसपैठियों की हिरासत छोड़ दी। अब उन्हें कुलपति के पास ले जाने की जिम्मेदारी उन पर डाल दी गई। महल के पहरेदार भी यह पता लगाने में कामयाब नहीं हुए थे कि ये दक्ष असली दक्ष नहीं था। उन्हें लगा कि वह असली है क्योंकि उन्होंने झू चांद के बारे में सुना था कि वह दक्ष के खो जाने के बाद से चिंतित था। अब जब वह वापस आ गया था तो उन्हें राहत मिली। उनका राजकुमार अब खुश होने वाला था क्योंकि उसका दोस्त वापस आ गया था। यदि दक्ष अकेला होता तो वे दक्ष को सीधे झू चांद के पास ले जाते, लेकिन चूंकि वो 2 अजनबियों के साथ आया था, इसलिए उन्हें पैट्रियार्क को सूचित करने और आगे के आदेशों के लिए उन्हें उसके पास ले जाने की आवश्यकता महसूस हुई। उन्होंने अभी भी तीनों को प्रतिबंधों से मुक्त नहीं किया था। मेरे पीछे अंदर आओ, एक गार्ड ने आदेश दिया। अंदर मत खोना, मैं तुम्हें पैट्रियार्क के पास ले जाऊंगा। दानव राजकुमारी ने जब कुलपति का जिक्र सुना तो वह और भी गंभीर हो गई। वह दानव क्षेत्र की राजकुमारी थी और अब वो काले कछुए कबीले के कुलपति के सामने जाने वाली थी। ब्लैक टोटो इस कबीले को वाकई बौद्धिक माना जाता था। उसे लग रहा था कि वह पहली नजर में ही पहचान लेगा कि वह कौन है। उसे वाकई उम्मीद थी कि दक्ष सफल होगा। नोव, एल, बी, JNN तीनों को कबीले के हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। अंदर ले जाया गया और द्वारों के हॉल में ले जाया गया। पहरेदार उन्हें एक द्वार के अंदर ले गए जो सीधे पैट्रियार्क के प्रांगण की ओर जाता था। काले कछुए कबीले के कुलपति और उनकी पत्नी एक बहुत ही साधारण आंगन में रहते थे। अगर कोई इसे देखता तो उसे यकीन करना मुश्किल होता कि यह वही जगह है जहां कुलपति रहते थे। हालांकि दक्ष के परिवार को जो प्रांगण सौंपा गया था वह भी पास में ही था। जैसे ही दक्ष आंगन से बाहर निकला, उसने दक्ष की यादों की बदौलत उस जगह को पहचान लिया। दक्ष के क्लोन ने फैसला किया था कि अगर वह नहीं चाहता कि उसे पकड़ा जाए तो उसे दक्ष के परिवार से दूर रहना चाहिए और उनसे ज्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए। हालांकि उसके पास असली वाले की यादें थी, लेकिन वह जानता था कि यह पर्याप्त नहीं होने वाला था। अगर वे उससे बहुत ज्यादा बात करते तो इस बात की अच्छी संभावना थी कि उन्हें सच्चाई का पता चल जाता। इसीलिए उसने खुद से वादा किया था कि वह उनसे दूरी बनाए रखेगा। वह उन्हें यकीन दिलाना चाहता था कि वह असली है, लेकिन उनके करीब नहीं जाएगा ताकि वह पकड़ा न जाए। इसके अलावा एक और तत्व था जिसने उसके निर्णय को प्रभावित किया। अब जब उसे दानव राजकुमारी का समर्थन मिल गया था तो उसे हराने के लिए उसे दक्ष के परिवार की मदद की जरूरत नहीं थी। उसे यकीन था कि असली दानव के बचने की कोई संभावना नहीं थी, इसलिए उसने पहले ही अमर रानी की अपने परिवार का इस्तेमाल करने की योजना को किनारे कर दिया था। इसके अलावा दानव राजकुमारी जानती थी कि वह असली दक्ष नहीं था। जब उसने दानव राजकुमारी के सामने दक्ष के परिवार के बारे में बात की तो उसने देखा कि उसके चेहरे पर तिरस्कार की भावना थी, जैसे उसे लगता था कि किसी के परिवार का इस्तेमाल करना उसकी गरिमा के खिलाफ और कायरतापूर्ण है। चूंकि दक्ष उसका दिल जीतना चाहता था, इसलिए उसने परिवार को इससे दूर रखने और उन्हें बंधक न बनाने का फैसला किया। अब वो सिर्फ काले कछुए के कबीले की मदद से उन्हें सफेद बाघ के दायरे में ले जाने वाला था, जहां असली दक्ष अकेला था। वहां वो बिना किसी चिंता के दानव राजकुमारी की मदद से असली को मार सकता था। वहीं मेरा परिवार रहता है, दक्ष ने दूर के आंगन की ओर इशारा करते हुए कहा। यद्यपि वह ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे वह महिलाओं से बात कर रहा हो, लेकिन वह असली गार्डों को ये दिखा रहा था कि वह ही असली गार्ड है। दुर्भाग्य से उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ी। पहरेदारों ने पहले ही उस पर विश्वास कर लिया था। गार्ड दक्ष को पैट्रियार्क के आंगन में ले गए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। एक नौकर ने दरवाजा खोला। जैसे ही नौकर ने प्रवेश द्वार पर पहरेदारों को देखा, वो भौचक्की रह गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमें कुलपति से मिलना होगा।
मालिक आराम कर रहे हैं। अगर यह जरूरी ना हो तो क्या आप इसे बाद में कर सकते हैं? नौकर ने सम्मानपूर्वक पूछा। वो अभी कुछ घंटे पहले ही सोए हैं। ये बहुत जरूरी है, गार्ड ने दोहराया। मेहमान आए हैं और यह जरूरी है कि वे पैट्रियार्क से मिले। हमें उनके साथ क्या करना है ये तय करने के लिए उनके निर्देशों की जरूरत है। मेहमान? वो कौन सा मेहमान है जो महाराज की नींद से ज्यादा महत्वपूर्ण है? नौकर ने पूछा। राजकुमार जू चांद का दोस्त वापस आ गया है। हालांकि वो अवैध तरीकों से लौटा है और वह अकेला नहीं है, उसके साथ 2 और लोग हैं। अगर हम दोनों को रिहा करने की उसकी अनुमति नहीं ले पाते हैं तो हमें उन्हें तब तक जेल में रखना पड़ सकता है जब तक हमें कमान नहीं मिल जाती। हालांकि वे उसके मेहमान हो सकते हैं, हमें ये सुनिश्चित करना होगा। गार्ड एक तरफ हट गए, जिससे अमर रानी दक्ष और दानव राजकुमारी का पता चला। ठीक है, मैं उसे जगह दूंगा। आप सब अंदर आ सकते हैं और बैठ सकते हैं। वो अभी आपके साथ बाहर आ जाएगा। नौकर दरवाजा खुला छोड़कर अंदर चला गया। गार्ड तीनों मेहमानों के साथ अंदर आए और उन्हें बैठने के लिए कहा। दूसरी ओर गार्ड खड़े हो गए। 5 मिनट बीत गए और अपडेट का कोई शोर नहीं था, लेकिन जैसे ही 6वां मिनट शुरू हुआ, एक राजसी आदमी हॉल में आया। उसके पीछे उसकी खूबसूरत पत्नी भी थी। महाराज, गार्डों ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। दक्ष और दोनों महिलाओं ने भी आदरपूर्वक सिर झुकाया। शुरू में कुलपति को दक्ष में अधिक रुचि थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने बगल में बैठी महिला को देखा, उनका ध्यान उधर चला गया। युवती, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं? आपकी शाही आभा निश्चित रूप से बहुत दिलचस्प है, यह मैं अवश्य कहना चाहूंगा। दानव राजकुमारी भौहें सिकोड़ते हुए खड़ी हो गई। जैसा कि उसने सोचा था, उस आदमी ने उसे पकड़ लिया था, जैसा कि एक देव जानवर से उम्मीद की जाती है। मैं दानव साम्राज्य के दानव सम्राट की बेटी हूँ। मैंने इस आदमी को मुसीबत में पाया। उसने काले कछुए कबीले का मेहमान होने का दावा किया। शांति के संकेत के रूप में मेरे पिता ने उसे वापस लाने में मदद करने का फैसला किया। उन्होंने मुझे भी उसे सुरक्षित वापस लाने के लिए यहाँ भेजा। महिला ने शालीनता से उत्तर दिया, दक्ष द्वारा बताई गई कहानी को ध्यान में रखते हुए। शांति का संकेत, आपके पिता ने कितना अच्छा किया। बूढ़ा लेकिन राजसी आदमी मुस्कुराया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ड्रैगन वारिस का अपमान करने वाला आदमी हमारे प्रति इतना दयालु होगा। मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति को उसके द्वारा सुनी गई बातों से नहीं आंकना चाहिए। मेरे पिता उसी भाषा में बात करते हैं जो दूसरे लोग बोलते हैं। ड्रैगन वारिस अहंकार में उनके पास आया, न केवल कुछ मांगने बल्कि मांग करने। मेरे पिता ने भी उसी तरह जवाब दिया। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ गलत किया। अगर वह दयालु होते तो मेरे पिता ने उन्हें विनम्रता से अस्वीकार कर दिया होता, महिला ने उत्तर दिया। उन्होंने कहा, ड्रैगन कबीले के विपरीत हमने सुना है कि काला कछुआ एक दयालु प्रजाति है। मेरे पिता के मन में कभी भी किसी भी देव जानवर के लिए कोई दुर्भावना नहीं थी, बस कई लोगों ने उन्हें इस तरह से चित्रित किया है। ये बात तो समझ में आती है। बूढ़े आदमी ने शांत मुस्कान के साथ सिर हिलाया। ये स्पष्ट नहीं था कि उसे उस पर विश्वास था या नहीं। उसने कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। उसने अपना ध्यान फिर से दक्ष की ओर लगाया। ऐसा लगता है कि तुम पैतृक मंदिर से वापस लौटने में कामयाब हो गए। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम ऐसा कैसे कर पाए? और तुम दानव क्षेत्र में कैसे पहुँचे? जहाँ तक मुझे पता है, पैतृक मंदिर में कोई रास्ता नहीं है जो दानव क्षेत्र से जुड़ता हो। तुम वहाँ कैसे पहुँचे? बूढ़ा आदमी दक्ष को आसानी से नहीं छोड़ रहा था। हालांकि उसे लग रहा था कि वह राक्षस राजकुमारी पर विश्वास कर रहा था, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछे थे। फिर भी वो मुख्य सवाल दक्ष पर फेंक रहा था। दक्ष को दूसरे दक्ष की यादें थी। उसने देखा था कि पैट्रियार्क हमेशा असली दक्ष के साथ शांत और आलसी रहता था, इसलिए उसने नहीं सोचा था कि जब वह आएगा तो उससे इतनी पूछताछ की जाएगी। उसने अपनी कहानियों में खामियों के बारे में इतनी गहराई से नहीं सोचा था। यादों से वह जानता था कि कई गुप्त रास्ते थे जो पैतृक मंदिर तक जाते थे, लेकिन अब उसे पता चला कि ऐसा कोई रास्ता नहीं था जो दानव क्षेत्र से जुड़ा हो। इस समय वो सचमुच मुसीबत में था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अपनी कहानी में इतनी बड़ी चूक छोड़ दी थी।
बूढ़ा व्यक्ति शांतिपूर्वक युवक के जवाब की प्रतीक्षा कर रहा था। ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि वह किसी जल्दबाजी में है। दक्ष भूल-भुलैया में आगे बढ़ता रहा, टैरा की मदद से रास्ते चुनता रहा। हर बार रास्ता चुनने के बाद उसे लगा कि वह बाहर निकलने के करीब पहुंच रहा है। इसके अलावा अब उसे किसी जाल में फंसने की चिंता नहीं थी, इसलिए उसने जुन को भी आवाज लगाई। आगे बढ़ते हुए उसने जुन को सब कुछ समझाया कि वे कहाँ हैं और वे इस जगह से कैसे निकलने की योजना बना रहे हैं। सौभाग्य से जुन को बिना ज्यादा स्पष्टीकरण के ही समझ आ गया कि वह क्या कह रहा था। उसने मौत की भूल-भुलैया के बारे में भी सुना था और वह जानती थी कि यह क्या है। तो ये जगह निश्चित रूप से तियान शेन की है। मैं वास्तव में आशा कर रहा था कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि हम खतरे की ओर बढ़ रहे हैं। खतरे की ओर क्यों बढ़ रहे हैं? हम आजादी की ओर बढ़ रहे हैं। किसी भी चीज की चिंता मत करो, हमें बस भूल-भुलैया से बाहर निकलने की जरूरत है। अगर हम भूल-भुलैया में होते तो मुझे नहीं लगता कि तियान शेन कोई और जाल बिछाता। वो आदमी शायद इस बात पर आश्वस्त होगा कि कोई भी भूल-भुलैया से बाहर नहीं निकल पाएगा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये पहला और आखिरी जाल है, दक्ष ने जवाब दिया। जैसे ही हम इस जगह से गुजरेंगे हमें वहां पहुंच जाना चाहिए जहां तियान शेन आराम कर रहा है। मुझे नहीं पता कि वह जाग रहा होगा या सो रहा होगा, लेकिन ये जोखिम इसके लायक है। इससे पहले कि वह हमारे पास आए मुझे उसके पास जाना होगा, उसने हंसते हुए आगे कहा। इसके अलावा हमारे पास और क्या रास्ता है? हम इस भूल-भुलैया से बाहर नहीं जा सकते, हम वापस नहीं जा सकते, हम टेलीपोर्ट भी नहीं कर सकते, हम केवल अंत तक जा सकते हैं। बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता कब्र के अंत में होना चाहिए। हालांकि जुन को भरोसा था, फिर भी किसी कारण से वो अभी भी तियान शेन से डरती थी। पहले जब वह अभी भी भ्रम में थी तो वह सोचती थी कि वह एक अच्छा लड़का है। वह खुद को शिक्षक मानती थी, लेकिन दक्ष की मदद से होश में आने के बाद ही उसे सच्चाई का एहसास हुआ कि वह गलत थी। न केवल वो तियान शेन की शिक्षिका नहीं थी, बल्कि यह पूरी तरह से उसके विपरीत था। वो वही था जिसने उसे और उस अंगूठी को बनाया था, जो केवल ये दिखाने के लिए थी कि वह वास्तव में कितना मजबूत था। जहां तक जुन को पता था, तियान शेन किसी भी देव जानवर से ज्यादा ताकतवर था। दक्ष वर्तमान में व्हाइट टाइगर किंग का सामना करने के लिए भी पर्याप्त ताकतवर नहीं था। तियान शेन की तो बात ही छोड़िए, इसके अलावा अपने कानूनों की अनुपस्थिति में वह और भी कमजोर था। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे इतना आत्मविश्वास कहां से मिल रहा था। उसकी योजना क्या थी? दक्ष को रेनबो फीनिक्स ने तब हराया था जब वह अपनी सबसे मजबूत अवस्था में था, और अब जब वह अपनी सबसे कमजोर अवस्था में था, तो क्या वो किसी ऐसे व्यक्ति का सामना करने जा रहा था जो उसके जितना ही मजबूत हो या उससे भी अधिक मजबूत हो? ज्यादा सोचना बंद करो। जैसा कि मैंने पहले कहा, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। चूंकि यह मामला है, इसलिए हमें पूरी तरह से आगे बढ़ना चाहिए। हम या तो डर और अवसाद में जा सकते हैं, या हम आत्मविश्वास के साथ सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। मैं स्पष्ट रूप से बाद वाले विकल्प को चुन रहा हूँ। दक्ष ने जुन के कंधे को थपथपाया। वो समझ सकता था कि वह क्यों डरी हुई थी। वह भी कुछ हद तक चिंतित था, लेकिन उतना नहीं जितना वह था। वह तियान शेन को नहीं जानता था, उसने उसके बारे में सिर्फ सुना था। दूसरी ओर जुन ने देखा था, इसलिए वो समझ सकता था कि वह कहां से आ रही थी। दूसरे चौराहे पर दक्ष रुक गया। आगे 20 रास्ते थे। उसने टैरा को आगे बढ़ने दिया। टैरा ने इस बार पहला रास्ता चुना जो बाईं ओर जा रहा था और अंदर चला गया। दक्ष भी उसके पीछे पीछे गया, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसने देखा कि सामने से टैरा की ओर एक हमला हो रहा है। उसने अपनी राजा की तलवार निकाली और आगे बढ़कर दूसरे तलवार से हो रहे हमले को रोकने के लिए आगे बढ़ा। एक महिला उनकी दिशा में आ रही थी। तभी उसने टैरा को देखा और उसने तुरंत हमला करने का फैसला किया। व्हाइट टाइगर प्रिंसेस ने हमला करने का फैसला करने में 1 सेकंड भी नहीं लगाया। दुर्भाग्य से उसे उम्मीद नहीं थी कि समूह में कोई ऐसा व्यक्ति भी था जो उससे भी तेज था। दक्ष टैरा के सामने आया और उसने अपने राजा की तलवार से हमले को रोक दिया। अवरोध के बावजूद हमला अभी भी इतना शक्तिशाली था कि वह दक्ष को पीछे धकेलने में कामयाब रहा। दक्ष का शरीर पीछे की ओर उछला और टैरा से टकराया।
वे दोनों ही दूर जाकर गिरे। हालांकि इस टक्कर से टेरा सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, क्योंकि उसका सिर पीछे की दीवार से टकराया। उसके सिर से खून बहने लगा और वह बेहोश हो गया। टेरा, दक्ष ने चिल्लाते हुए उसकी ओर दौड़ लगाए। जुन, उसकी मदद करो, उसका खून बह रहा है, वो अभी भी जिंदा है। जून भी टेरा के पास दौड़ी। उसने अपनी स्टोरेज रिंग से कुछ गोलियां निकाली और टेरा के मुंह में रख दी। एक दानव, एक इंसान और एक जो भी हो, मुझे लगा कि मैं ड्रैगन से मिलने जा रहा हूँ। तो तुम तीनों ही हो जिन्होंने मेरे लोगों को मारा। व्हाइट टाइगर राजकुमारी ने आश्चर्य से कहा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि ये लोग कितने कमजोर थे। ऐसा नहीं हो सकता, तुम बहुत कमजोर हो। तुम कौन हो? तुम गलत हो, हमने तुम्हारे लोगों को नहीं मारा। दक्ष ये सुनिश्चित करने के बाद खड़ा हो गया कि टेरा जीवित है। उसने दूर से उस महिला को देखा। तुमने मौत के चक्रव्यूह से बाहर निकलने की हमारी उम्मीदों को लगभग नष्ट कर दिया। तुम्हारी वजह से ही वो दुखी है, तुम्हारी वजह से ही मैं नाराज हूँ। तुम सही हो, हमने तुम्हारे लोगों को नहीं मारा। ये हमने नहीं किया, बल्कि यह मैंने किया, दक्ष ने घोषणा की। तुम एक राक्षस जो मेरे एक साधारण हमले को भी रोक नहीं सकता। उसने अकेले ही हमारे शक्तिशाली सैनिक